मैं बात कर रहा हूँ। अब क्या बोलते हैं कि देखो, मेनली मेजरली आपके 4 कंपोनेंट होते हैं आपके कंप्यूटर वर्ल्ड में। इसके अलावा मैं कह सकता हूँ और कोई नहीं होता। वैसे तो मैं अभी आईसीटी के बारे में पढ़ रहा था, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो वहाँ मैंने इन्हीं 4 फंक्शंस को देखा। बट पहले से ही मैंने इन्हें बना के रख रखा था। कैसे? वो मैं एंटरप्रेन्योरिंग लैंग्वेज में भी इसको मैंने बना के रखा था कि जब मैं मनी रिलेटेड ओरिएंटेशंस की बात कर रहा था तो वहाँ भी मैंने 4 कंपोनेंट्स दिए थे। मेजरली वो 4 कंपोनेंट्स कंप्यूटर में वही है: इनपुट, आउटपुट, सीपीयू, मेमोरी। अगर हम बात करें इनपुट, आउटपुट, सीपीयू, मेमोरी की, तो मैं इस चीज़ को लिखना भी चाहूँगा कि मेरा डेटा रिकॉर्डर है, ठीक है, डेटा स्टोर है। तो तारीख है 2 अप्रैल 2026। कौन सा वार है आज? थर्सडे। अच्छा, अगर मैं बात करूँ सिंपली, तो 4 कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स इन कंप्यूटर वर्ल्ड। इनपुट, नेचर, क्या इंटरेक्शन कर रहा है आपके संग कर रहा है। आउटपुट, आप क्या प्रक्रिया दिखा रहे हैं या व्यवहार दिखा रहे हैं या व्यवहार प्रकट कर रहे हैं। सीपीयू, कैसे प्रणालियाँ कार्य कर रही है, क्या फंक्शनिंग है, व्हाट फंक्शनिंग, ठीक है। और लास्ट है मेमोरी। कहाँ ये सब इकट्ठा हो रहा है, संग्रहित हो रहा है, कहाँ संग्रहित हो रहा है, संग्रहित हो रहा है। टाइम, ये तो मैंने एक जगह बात कर ली। एक चीज़ और बताऊँ, मैंने अब जैसे कि कंप्यूटर कोचिंग में कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर रिलेटेड मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जिसमें क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर हम बनाना सीखेंगे। हकीकत तो मैं बताऊँ, अब भी मैं हरामी हूँ। हरामी क्या हूँ? मुझे कोई कुछ पढ़ा रहा है, मैं टोटली उसकी पढ़ाई में नहीं रहता। मुझे कोई समझा रहा है, मैं उसकी पढ़ाई में नहीं रहता, मैं 10 जगह घूमता हूँ। तो 10 फालतू जान लेता हूँ, तो मेरी प्रोसेसिंग यूनिट बहुत हैवी है, तो मैं मेमोरी तो लॉस करता रहता हूँ, तो मुझे कमी आती है। वहाँ मुझे पढ़ाएंगे सॉफ्टवेयर रिलेटेड वो सब चीज़ें, ठीक है, बट मैं अपनी दुनिया में खोया रहूँगा, तो वहाँ भी मुझे दिक्कतें आएगी। दिक्कतें क्या आएगी? वहाँ भी मैं ऑन एन एवरेज ही रहूँगा, बट वो एवरेज बेटर है। मैं कहता हूँ वो टॉपर बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी में जल्दी पैसा कमा लोगे, ज़िंदगी में वो कर लोगे। मैं कहता हूँ ज़िंदगी बहुत बड़ी है अभी। हो सकता है जो मैंने थिंकिंग कर रखी है 17 18 19 साल तक बनाने की, नहीं बना पाया, कोई बात नहीं, 10 साल और बाद बना लूँगा, 20 साल बाद बना लूँगा, 30 साल बाद बना लूँगा, 40 साल बाद बना लूँगा, 50 साल बाद बना लूँगा, या अगले जन्म में बना लूँगा, या उससे भी अगले जन्म में बना लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। बट एवरेजिंग जब आप रहते हो तो ये तो है कि मैं एक्सप्लोर सारा कुछ कर चुका हूँ, जान सारा कुछ चुका हूँ। मुझे ये तो पता चला है कि मेरे ब्रेन में मैपिंग क्या है। स्केलिंग एक डायरेक्शन पे करी जाए बेहतर है। मैं मैपिंग करता हूँ, मैं लॉजिक समझता हूँ। यहाँ मैं बात करूँगा कि इनपुट और आउटपुट एक तरीके से रिएक्शंस होगी, जैसे एक केमिकल रिएक्शन होती है इक्विलिब्रियम की, इनपुट और आउटपुट। F=ma, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट।
ये है इक्विलिब्रियम इन टाइम। आपका प्रेजेंट इक्वल होता है पास्ट और फ्यूचर से। यदि आपका पास्ट आपको पता है और फ्यूचर आपका पता है आपका, तो देन आप अपनी प्रेजेंट को चेंज कर सकते हैं। यदि आप फ्यूचर को सोच के पास्ट में हरकतें करें, मतलब पास्ट की हरकतें दोहराए ना, चेंज करें, तो आपका प्रेजेंट मेक होगा। सिंपली सी में फंडामेंटल ये है कि आप पुरानी गलतियों को रिपीट ना करके आपने कोई गोल सेट कर लिया फ्यूचर का कि इसको अगर मैं पालूंगा तो मैं यहाँ पे बन जाऊँगा, ये बन जाऊँगा। तो कोई क्वांटिटी भी कंटेक्ट कर ली, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो सिंपल सा मतलब ये है, एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज, क्या चेंज कर रहे हो, और मास मतलब वो एक्यूमुलेट करना है क्वांटिटी। तो फ्यूचर को एक्यूमुलेट करोगे, फ्यूचर को स्टेबलाइज करोगे और पास्ट को अनस्टेबल करोगे, तो सिंपल सी वो है कि आपका प्रेजेंट मेक होता है, आप डेवलप्ड होते हो, ठीक है, ग्रोथ करते हो। तो प्रेजेंट में ही ग्रोथ होती है, प्रेजेंट में ही डेवलपमेंट होता है, ठीक है। कब होता है? अनस्टेबल इन्वायरमेंट में। ये अनस्टेबल इन्वायरमेंट पास्ट से चेंज होता है, फ्यूचर में स्टेबलाइज हो रहा होता है। एक प्रोसेस है इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट में हम जैसे इक्विलिब्रियम में समझते हैं केमिस्ट्री में हम जानते हैं कि भाई रिएक्शन दो तरह की होती है इक्विलिब्रियम का साइन। एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन और एक होती है फॉरवर्ड रिएक्शन। एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। मैं कहता हूँ रिएक्टेंट जो है इनपुट है और प्रोडक्ट जो है वो आउटपुट है, ठीक है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये है इक्विलिब्रियमिटी। मैं कहता हूँ इनपुट से आउटपुट की तरफ जा रही हो तो ये CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कि आप डेटा को इन्फिनाइट तक पहुँचा रहे हो, जीरो से इन्फिनाइट तक। मैं कहता हूँ इन्फिनाइट से जीरो जो रिवर्स हो रहा है वो है मेमोरी। मैंने एक जगह कही थी कि टाइम जो होता है वो ब्रह्मांड के अंदर होता है, ना कि ब्रह्मांड से बाहर होता है। या तो मेमोरी आपकी टाइम कहलाती है। टाइम आपका बीतता है, क्यों? लिमिटेड है। लिमिटेड क्यों है? क्योंकि आप इन्फिनिटी से आप जीरो आ रहे हो तो आपको पता है कितने नंबर्स हैं। जीरो टू इन्फिनिटी जा रहे हो तो अनडिफाइंड हो रहा है। तो या नॉलेज हो गया आपका, लॉजिक हो गया, अनडिफाइंड है। नॉलेज एंड लॉजिक अनडिफाइंड है, क्योंकि इंटेलिजेंस कहलाती है। टोटली आपके फैक्टर नहीं कहलाती आपकी प्रोसेसिंग यूनिट, टोटली आपकी लॉजिक नहीं कहलाती, बल्कि इंटेलिजेंस कहलाती है। इंटेलिजेंस बतेरे रूपों में, हर एक चीज़ रूप में, जो जो जीरो से इन्फिनिटी को टेंड कर रही है वो इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। मेरी इंटेलिजेंस सुपर हायर एक्टिव है, मतलब मैं कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल समझ लेता हूँ, सब कुछ समझ लेता हूँ, सब कुछ बता देता हूँ। हायर से हायर चीज़ें मैं सेकंडों में बता देता हूँ। साथ में क्या बोलते हैं, मुझे कोई कंपोनेंट अगर समझना होता है तो मैं आजकल स्ट्रेस पर क्यों फील कर रहा था, उसका सिंपल सा मैनेजिंग शब्द ये है, जब आप रैम में बहुत हाई लेवल पर चल रहे हो तो सिस्टम ब्रेन हैंग हो जाता है। हैंग क्यों होता है? कैच मेमोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कॉम्प्लेक्सेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सिंपल सी वर्डिंग यहाँ पे ये है, मैं तीन चीज़ों की बात कर रहा हूँ मेन मेमोरीज़ में। मेन मेमोरी में मैं तीन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। मेन मेमोरी जो मतलब मेरी सेंट्रल प्रोसेसिंग मेमोरी है, CPU मेमोरी है, CPU मेमोरी, ठीक है। प्रोसेसिंग मेमोरी जो है मेरी प्रोसेसिंग मेमोरी, वो तीन है। कौन कौन सी प्रोसेसिंग मेमोरी मेरी तीन कौन सी है? एक तो हो गई कैच मेमोरी। कैच मेमोरी मतलब कितनी फास्ट मैं चीज़ें बोल पा रहा हूँ, कितनी फास्ट मैं चीज़ों को रिट्रीव कर पा रहा हूँ। तो फास्ट प्रोसेसिंग करूँगा तो वो होगी कैच मेमोरी, जो मेरी हर एक चीज़ कॉपी होती है। जैसे मैं चीज़ें रिपीट करता हूँ, चीज़ें बता देता हूँ, इतनी जल्दी आसानी से बताता हूँ, तो ये कैच मेमोरी है। रैम वो मेमोरी होगी जो मेरी प्रोसेसिंग कर रही है, प्रोसेसिंग मेमोरी। प्रोसेसिंग मेमोरी मतलब मैं चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्सिस को इतनी ईजीली बता देता हूँ, तो ये सारी क्या है, मेरी रैम बहुत हाई फाई है, अनडिफाइंड है, ठीक है। तीसरी होती है रोम मेमोरी। रोम के अंदर ही मेमोरी है, रैम के अंदर भी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी। यहाँ मैं मेमोरी इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ मैं प्रोसेसिंग की बात कर रहा हूँ कि मेमोरी कैसे प्रोसेसिंग को डिनोट करती है। ये जो है रोम, वो है कि भाई आपका डेटा जो भी आपने बोला वो करा, कितना स्टोर हुआ है, तो ये कैपेसिटी ऑफ मेमोरी है, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ मेमोरी। जब मैं बहुत ज़्यादा शब्द बोल रहा हूँ, बहुत
फास्टली बोल रहा हूँ तो मेरी कैच मेमोरी इतनी हाई हो जा रही है कि मेरी रोम तक मेरा डेटा ईजिली नहीं पहुँचने दे रही। सीधी सी बात है, कैच मेमोरी अगर टेंस करे इन्फिनाइट को, देन रोम विल बी हैंग हो जाएगा, मतलब ट्रैफिक, बिकॉज प्रोसेसिंग जो होगी लॉस होएगी, बिकॉज प्रोसेसिंग लॉस हो जाएगी, लॉस, ठीक है, प्रोसेसिंग जाने के चांसेस है। मैं जब कॉम्प्लेक्सिटीज बताता हूँ बहुत हाईली जस्ट इजीली डिफाइन कर देता हूँ, तो सिंपल से मैटर ये है, माँ मैं कोई डेटा को वो नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं एक इंजीनियर नहीं हूँ। इंजीनियरिंग के लिए रिवर्सिंग इंजीनियरिंग आपको आनी चाहिए। रिवर्सिंग इंजीनियरिंग का मतलब है कोई कंपोनेंट बना रहे हो तो आप पे डेटा होना चाहिए सेकेंडरी मेमोरी पे, परमानेंटली मेमोरी पे। परमानेंटली मेमोरीज के द्वारा आप डायमेंशनाइज्ड चीज़ों को कनेक्टेड करोगे और सिंपलाइज करोगे मैनी मटेरियल्स पे। तो यहीं से अब सेकंड आती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी में मतलब परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी ये वो वेयर हाउस है जहाँ रिवर्स इंजीनियरिंग चलती है। जहाँ रिवर्स इंजीनियरिंग वर्क करती है। परमानेंट मेमोरी वे वेयर हाउस है जहाँ रिवर्स इंजीनियरिंग वर्क करती है। इसलिए आपको जो साइंटिस्ट पाएंगे, इसलिए जो आपको इन्वेंटर्स पाएंगे, वो सब की मेमोरीज पैटर्न्स को दो तरीके से एनालाइज कर सकता है। एक प्रोसेस करके, एब्स्ट्रैक्ट को जानकर। वेयर हाउस है जहाँ रिवर्स इंजीनियरिंग वर्क करती है, जहाँ एंटरप्रेन्योर पाएंगे, मिलेंगे, इन्वेंटर मिलेंगे, राइटर्स मिलेंगे, लीडर्स मिलेंगे। पर ये क्वालिटी तो मेरे में भी फिर यहाँ कैसे मिलेंगे सब, बट याददाश्त इनकी तेज़ होगी, प्रोसेसिंग लिमिटेड होगी, मेमोरी इन लार्ज बट प्रोसेसिंग लिमिटेड। लिमिटेड प्रोसेसिंग होगी। अब मैं लिमिटेड क्यों कह रहा हूँ, जो मैं बियॉन्ड बता देता हूँ वो ये बियॉन्ड नहीं बता सकते। जो मैं अनडिफाइंड फंक्शंस बता देता हूँ वो अनडिफाइंड फंक्शंस नहीं बता सकते। उतने ही फंक्शन बता सकते हैं जितने को काल्पनिकता को वास्तविकता में प्रस्तुत करा जा सकता है, मतलब रियलिटी में बनाया जा सकता है, या जिसको इंजन के रूप में प्रस्तुत करा जा सकता है। कल्पना करी ऐसा कंपोनेंट चाहिए हमें जो प्रोसेसिंग को 3 पॉइंट्स पे डिप्लॉय करें। मैं वहाँ पे 5, 7, 8, 9, 11 भी कह दूँगा, पर ये 3 तक ही जाएगी। क्यों ना पता 3 ही बन सकता है। 3 पॉइंट्स पे मैं प्रोसेसिंग को डाल सकता हूँ। मैं वहाँ 5, 7, 11 की बात करूँगा। क्यों? क्योंकि जो बाकी सब हो गए वो नहीं वर्क कर सकते रियल वर्ल्ड में। बाकी 3 वर्क कर सकते हैं, क्योंकि बाकी 3 को हम कंपोनेंट्स द्वारा बना सकते हैं प्रोसेसिंग यूनिट को। सीधी सी बात है, वेब जाल भी एक से बनता है। जैसे 3 पॉइंट्स है तो 3 पॉइंट्स में यहाँ मल्टीपल्स तारें डाल दी, यहाँ एक सिंगल आउटपुट दे दिया, या सिंगल आउटपुट डाल के मल्टीपल टास्क दे दी, तो यहाँ से कई तरह के हम पे वेब्स बन जाएगी, या मल्टीपल टार्स के मल्टीपल टार, तो सेम कॉमन पाथ भी, डिफरेंट कॉमन पार्ट्स भी। फिर प्रोसेसिंग के अलग अलग न्यूरल नेटवर्क वेब है, ठीक है। ये इजीली कोई इन्वेंटर मेक कर सकता है, इजीली मतलब कि जो इन्वेंटर होगा। बट जब मैं 5, 7 की बात कर रहा हूँ तो मैं कॉम्प्लेक्स डायमेंशंस में बात कर रहा हूँ, वो रियल वर्ल्ड में बनता ही है। तो ये होगी प्रोसेसिंग यूनिट की। मुझे सोचना नहीं पड़ रहा, मेरा इजीली ब्रेन ऑटोमेटिकली इस आंसर्स दे देता है। वहीं मेरी मेमोरी स्टोर नहीं है, मेरी कैच मेमोरी, रैम मेमोरी इतनी तेज़ है, रोम नहीं है। रोम भी है, जो मैं बोल रहा हूँ अपनी बात को रिपीट कर पा रहा हूँ, रोम है। सेकेंडरी मेमोरी मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं इन्हें याद रख पाऊँ।
या उसको दोबारा ला सकूँ, रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकूँ इनकी, नहीं कर सकता। ये मेरा डिफ़ॉल्ट है। पैटर्न भी दो तरीके से ट्रिक्लोन होते हैं, दो तरीके से बनते हैं, दिखते हैं। पैटर्न दो तरीके से दिखते हैं। पहला एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेसिंग, एक होती है एब्स्ट्रैक्ट मेमोरेबल। एब्स्ट्रैक्ट मेमोरेबल ये बियॉन्ड टू रियलिटी इन्फिनिटी होता है। ये लिमिटेड होता है टू रियलिटी, मतलब जीरो से टेंड कर रहा होता है इन्फिनिटी को, वो इन्फिनिटी से भी इन्फिनिटी टेंड कर रहा होता है। तो जो इन्फिनिटी से भी इन्फिनिटी टेंड कर रहा है मतलब वो रियलिटी नहीं है, वो कल्पना है। ठीक है, वो वैसी मैथ है जो क्या बोलते हैं, ऐसी मैथ है जो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल भी दो तरह के होते हैं, एक होता है मल्टीवर्स, एक होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब जो ऑल ऑफ जगह अप्लाई हो, ऐसा लॉजिक जो हर जगह अप्लाई हो, वो यूनिवर्सल लॉजिक कहलाता है। एक ही लॉजिक हर जगह अप्लाई हो। मल्टीवर्स मतलब कि लॉजिक के प्रकार बहुत सारे हैं, पर हो सकता है अलग अलग जगह पे अलग अलग लॉजिक इस्तेमाल हो, कुछ लॉजिक नहीं इस्तेमाल हो इस वर्ल्ड में। तो एक होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब सेम लॉजिक एवरी प्लेस, एवरी प्लेस, एवरी डायमेंशन। मल्टीवर्स मतलब मैनी लॉजिक्स अप्लाइड डिफरेंट डायमेंशंस। कहना क्या चाहता हूँ मैं यहाँ पे, मैंने एक कंप्यूटर युक्ति बनाई, कंप्यूटर कंपोनेंट बनाया। मैंने उस कंप्यूटर कंपोनेंट में एक पर्टिकुलर टाइप का इनपुट दिया, देन मुझे आउटपुट मिला। अब यहाँ पे दो चीज़ के हैं, एक तो हो गया कि इनपुट मैं वो दे रहा हूँ जो कि यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब ऐसा इनपुट जो हर जगह अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और एक जगह मैं फंक्शन को यूँ कह रहा हूँ, पर्टिकुलर टाइप का इनपुट लो देन वर्क करो, वरना आउटपुट मत दो। सिंपली सी बात। मैंने कही थी कि आउटपुट फंक्शन जो है ऐसा तो नहीं है कि भाई आउटपुट नहीं देगा, जीरो आउटपुट देगा, नहीं देता, कई जगह पे नहीं देता। क्यों नहीं देता, अब मैं सिंपली से डिनोटेट कर देता हूँ। उस समय जो मैंने कही थी कि फंक्शन जो है आउटपुट देगा ही देगा, या आप कोई भी इनपुट डाल रहे हो तो हो सकता है वो एक नेचुरल नंबर पे नहीं थे, वो एक रियल उस पर नहीं थे, कोई अलग तरीके का मिस एरर देते। मैंने कोई फंक्शन डाला जिस पे किसी का कोई पर्टिकुलर एड्रेस नहीं था, अब मैंने उस पर्टिकुलर एड्रेस के बिना ही उसमें कोई ना कोई कोड डाल दिया, तो वो कोड क्या होगा, वो कोड के बेस पर मुझे कोई एरर या मिस एरर मिल जाएगा। मिस एरर का मतलब ये है वो मुझे कुछ ना कुछ टेक्स्ट या वो परस्यू करके दे देगा जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता। ये है कि ऐसी चीज़ जो न्यू क्रिएट हो गई। सिंपली सी मैनेजिंग ये बात है कि यहाँ मैंने बात करी कि भाई आपका ब्रेन भी उस तरीके से वर्क करेगा। भूल गया, फिर से भूल गया मैं, सिंपली सी बात कि हाँ, आउटपुट आपके फंक्शंस दो तरीके पर वर्क करेंगे, टू बेसिस वर्क करेंगे। यूनिवर्सल लॉजिक, यूनिवर्सल इनपुट, इनपुट मतलब कि यूनिवर्सल लॉजिक, ठीक है। यूनिवर्सल लॉजिक पे जब फंक्शन वर्क करेगा तो एफ पे मान लो मैंने एक्स नाम का इनपुट डाला जो कि यूनिवर्सल इनपुट है। यूनिवर्सल इनपुट देने पर इसने वाई दिया मुझे, जो कि दिया एक एब्स्ट्रैक्ट है या एक लॉजिकल है, लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल, ठीक है। मैंने मल्टी वर्सल इनपुट डाला। मल्टीवर्सल इनपुट मतलब कि वो लॉजिक या इनपुट जो फंक्शन द्वारा तय हो, फंक्शन द्वारा एक्सेप्ट करा जाए, देन वैल्यू क्रिएट करे।
क्रिएट करे। यहाँ दो तरह की फंक्शन होगी। एक मैंने डाला fx जो कि इनपुट है। जब fx इनपुट डाला जो कि m इनपुट ही है, तो इसने मुझे दिया y जो कि एक सेंस बना रहा है, एब्स्ट्रैक्ट है, लॉजिकल है, ठीक है, सेंसेबल है। मेनली बात करेंगे सेंसेबल की, ठीक है। मैंने इसी f फंक्शन पे w नाम का इनपुट डाला जो कि अलग तरह का इनपुट है। ये भी मल्टीपल ऑफ इनपुट है, मल्टीपल्स ऑफ इनपुट। बट अब इसने जो दिया मुझे, ये जो y एब्स्ट्रैक्ट सेंसेबल था, ठीक है, ये था नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, बट या रियल नंबर, रियल नंबर जो सेंसेबल बन रहा है, ठीक है। एफ डब्ल्यू जैसे मैंने डाला तो इसने कोई अलग तरीके का आउटपुट दिया जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, इनलॉजिकल है, मतलब नॉट सेंसेबल है, नॉट सेंसेबल है, डेसिमल्स में आ गया, डेसिमल्स पर, डेसिमल नंबर्स पर है, हो सकता है इरेशनल हो। वैसे ये नॉन रियल नंबर्स है, कॉम्प्लेक्स है। सिंपली सी मैटरिंग बात ये है, एब्स्ट्रैक्ट है, इनलॉजिकल है, नॉट सेंसेबल है, डेसिमल नंबर्स में है, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स है। ये हो जाती है मल्टीपल इक्वल इनपुट, फंक्शंस द्वारा ही एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे मैनी केसेस बन जाते हैं कि अलग अलग तरीके की वो हो जाती है। मेरा ब्रेन जब सुपर एक्टिव चीज़ें देता है तो ठीक है, कॉम्प्लेक्स वगैरह ये सब चीज़ें दे देता है, तो मैं एक इंजन नहीं बना सकता अच्छे तरीके से। या मैं इंजन जब बनाऊँगा तो मैं ऐसा इंजन बना दूँगा जो कोई कल्पना नहीं कर सकता। क्यों? मैं जब इंजन बनाऊँगा तो हो सकता है कि मैं उस पर्टिकुलर फ्रेम के लिए, पर्टिकुलर वर्क के लिए उसी टाइप का स्पेसिफिक व्यक्ति बन जाऊँ जो कि इंजन मेड कर सकता है। या एक जगह पे 10-15 दिन रुक जाऊँ और 10-15 दिन में ऐसी मशीन बना दूँ जो कि एब्स्ट्रैक्ट हो, इनलॉजिकल हो, पर वो इनलॉजिकल में सेंसेबल कीज़ वर्क कर रही हो। मैं कह रहा हूँ एक जगह इनलॉजिकल और इनलॉजिकल चीज़ में सेंसेबल कीज़ मतलब समझ लो फंक्शनिंग। हार्डवेयर इनलॉजिकल हो, इनलॉजिकल हो, एब्स्ट्रैक्ट हो, बट फंक्शनिंग सॉफ्टवेयर लॉजिकल हो सकता है, लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। क्या इसकी मेमोरी बनेगी? क्या ये मेमोरेबल है? नो, नो, ये मेमोरेबल नहीं है। फर्स्ट केस, इसकी कोई मेमोरी नहीं बनेगी, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? नॉट एग्जिस्टेंस ऑफ रियल वर्ल्ड से एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे मान लो टाइम ट्रैवलिंग, क्या टाइम ट्रैवलिंग रियल वर्ल्ड से एग्जिस्टेंस करती है? नहीं करती। क्यों? वहाँ मल्टीवर्स क्रिएट हो जाते हैं, जो हमारी कल्पना है केवल मात्र। रियलिटी में मल्टीवर्स क्रिएट नहीं होते, आप चीज़ों को चेंज कर देते हो अलग डायमेंशंस पे। जब चीज़ें अलग डायमेंशंस पर चेंज होती है तो वो उसी डायमेंशंस के बेसिस पर चेंज हो जाती है, ना कि ओवरऑल डायमेंशंस चेंज हो जाते हैं। लेट मान के चलो मैंने पास्ट में गया, फ्यूचर में गया टाइम मशीन से, और फ्यूचर और पास्ट में मैंने चेंजिंग कर दी, तो उससे मेरा प्रेजेंट नहीं चेंज होएगा, वो पर्टिकुलर टाइम लाइन चेंज हो जाएगी। वो होता है एक पर्टिकुलर डायमेंशन, वो पर्टिकुलर डायमेंशन अलग तरीके से चलने लग जाएगी, ठीक है। यदि मैं उसमें रहता हूँ तो मुझे अलग ही दुनिया दिखेगी चलती हुई। वो तब भी हो जाता है जब मैं वहाँ पे जाता हूँ, कुछ हरकतें ना भी करता तो मेरा आसपास के कण मुझसे इंटरेक्ट करते कि फ्यूचर कण है, फ्यूचर पार्टिकल है, तो उनके अंदर चेंजिंग आने लग जाती है। तो छोटे से छोटे सेंसेबल एरिया से बहुत चीज़ें डिक्लाइन हो जाती है, दिखने लग जाती है फ़र्क। तो ये चीज़ होती है। मानव की कल्पना एक हद तक सटीक है कि भाई टाइम मशीन हो सकता है, पर टाइम मशीन का मतलब सीधा सही है, जब भी आप कहीं जा रहे हो तो पर्टिकुलर डायमेंशन चेंज हो जाएगा, ना कि ओवरऑल डायमेंशन चेंज हो जाएगा कि आप जिस टाइम लाइन से वो भी चेंज हो जाएगा, उसके अलावा अलग डायमेंशन चल जाएगा, नहीं चलेगा। आप उस टाइम लाइन में अगर जीवन बिता रहे हो देन वो क्रिएट होगा अलग तरीके से, आपके पर्सपेक्टिव पर निर्भर करता है आपका डायमेंशन, ठीक है। वहीं अगर आप अपनी टाइम लाइन पर वापस आ जाते थे तो
आपको नहीं पता वहाँ पे क्या हो रहा है, और रियलिटी में वो है, वो पोस्ट टाइम हो चुका है। पोस्ट टाइम का मतलब ये है ऐसा टाइम जो रुक चुका है आपके बिना। जब आप है तो वो चलेगा, नहीं है तो नहीं चलेगा। या आप उसी टाइमलाइन में अगर दोबारा आओगे तो नहीं, वो टाइमलाइन आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपके बेस पर फिर से आपको आपके ही प्रेजेंट टाइम के बेसिस पर आपकी टाइमलाइन दिखेगी आपको। सिंपल से मैंने समझो, मैं इस पॉइंट पे हूँ, ये पॉइंट है मेरा पास्ट। मैं जब इधर गया तो मेरे द्वारा हल्की सी सेंसिबल के कारण ये चेंजिंग हो गई, ये अलग टाइमलाइन हो गई। यदि मैं इसमें रह रहा हूँ तो मुझे वो चीज़ें नहीं दिखेगी जो मेरे प्रेजेंट में बीत रही है, ठीक है। इधर तक तब मैं आऊँगा तो मुझे दिखेगा सब कुछ अलग बीता है। परंतु मैं वापस इधर आ गया और सोच रहा हूँ कि मैं अब दोबारा जाऊँ, बल्कि इधर इधर की जगह इस बीच वाले पॉइंट पे जाऊँ और देखूँ कि इधर से क्या चेंजिंग हुआ है। तो मैं जाके देखूँगा कि ये चीज़ मेरे प्रेजेंट से चली है, ना कि मेरे इधर से। तो मैं समझ में आ गया कि केवल मेरे पर्सपेक्टिव पर निर्भर करता है। क्यों? जिधर था मैं, जब तक मैं था तो मैं रियल वर्ल्ड का था, रियल वर्ल्ड का था तो नॉन एग्जिस्टेंस चीज़ भी एग्जिस्ट कर रही थी। जैसे ही मैं वापस चला गया तो नॉन एग्जिस्टेंस चीज़ ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई, समाप्त होगी, क्यों? वो मेरे परसेप्शंस पे चल रही थी केवल, ठीक है। और वापस जब मैं इधर आया, बीच की टाइमलाइन पे आया, मतलब कि मान लो ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, और बी पॉइंट के बीच में सी पॉइंट। सी पॉइंट पे जब मैं आया और मैंने देखा कि बी से चलना चाहिए था, मेरी लॉजिकल थिंकिंग तो ये कहती है कि भाई बी से चलो, कि बी में चेंजिंग हुई है तो पास्ट चेंज हुआ है तो फ्यूचर चेंज होगा, ठीक है। इस टाइमलाइन पे आया तो मुझे पता चला ये सी पॉइंट बी से नहीं चल रहा, बल्कि वापस मेरी ए से ही चल रहा है, क्योंकि ए सेंसेबल है, ए की चीज़ें रियल है। तो रियल वर्ल्ड पे नॉन एग्जिस्टेंस चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। जैसे ही मैं इधर से वापस गया, देन ये पॉइंट भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया। जब मैं इधर वापस आया तो मैंने देखा यहाँ अलग तरीके की चल रही है, वापस ये ए से चल रही है। तो मुझे पता चला हर चीज़ मेरे परसेप्शंस पर तय करती है कि कैसे चलेगी। मेनली ये है टाइमलेसन डिक्लोसन। टाइमलेसन डिक्लोसन मतलब कि ऐसी टाइमलेसन डिक्लोसन की जो टाइमलाइंस पर्सपेक्टिव्स पर निर्भर करे, और जो दिखता है वो आपके पहले वाले सेंसिबल लॉजिक्स पर वर्क करे, ना कि नॉन एग्जिस्टेंस कॉम्प्लेक्स पर वर्क करे। नॉन एग्जिस्टेंस कॉम्प्लेक्स आप ब्लैक होल में भी समझ सकते हो सिंपली। कहने को मैं इतनी सारी प्रोसेसिंग कर लेता हूँ, मुझे याद नहीं रहता। मेमोरी बहुत कमज़ोर है मेरी, सीपीयू बहुत हाई है, प्रोसेसिंग यूनिट। तो मल्टीवर्स में पर्टिकुलर डायमेंशन चेंज होगा, ना कि ओवरऑल डायमेंशन चेंज होगा, ना कि ओवरऑल डायमेंशंस ओवरऑल डायमेंशंस टाइमलाइन 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 डिक्लोजन में टाइमलाइन डिक्लोजन, ठीक है। इस वीडियो का टाइटल भी मैं ही लिख दूंगा, टाइमलाइन डिक्लोजन मेनली। दूसरी चीज़ मैंने दी थी बिटेंट्स। बिटेंट्स में मैंने कहा था, बिटेंट्स मतलब ऐसी बिटेंट्स, ये तो मैंने जाना कि एन का मतलब एनालॉग का मतलब होता है कंटिन्यूस, ठीक है। तो एनालॉग मतलब कंटिन्यूस चीज़ है, ठीक है। मैकेनिकल है, कंटिन्यूस मैकेनिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बिटेंट्स की बात करी थी। बिटेंट्स मैंने ऐसी दे दी थी क्योंकि बिट से मुझे अलग देना था। क्यूबिट क्वांटमेटिक बिट्स होगी जो कि स्पेसिफिक वर्क करती है, पर मैं कहता हूँ कि क्वांटमेटिक बिट्स से भी ज़्यादा वर्क करती है बिटेंट्स। बिटेंट्स में क्या है, सिमल्टेनियसली चलेगी बिट्स टाइम के बेसिस पर। ये तो कहोगे ये तो क्यूबिट्स होगी, क्वांटमेटिक्स नहीं। आपका फंक्शनिंग ग्राफ चल रहा है वेव के फॉर्म में, यह है क्वांटमेटिक्स, ठीक है। बिटेंट्स में ये होगा नंबर ऑफ सीरीज चलेगी और उसकी वेव की इंटेंसिटी पे बात करेगी। ये क्वांटमेटिक नहीं है, ये सिंपली मोस्ट में मैं बात करूँ तो लॉजिकल सिस्टम है, जहाँ हम किस तरीके से इन लॉजिकल चीज़ों को एग्जिस्ट करा सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे। क्वांटमेटिक्स में जब हम बात करते हैं तो हमें स्मॉल स्केल में कई चीज़ें ऐसी दिखती है जो कि रियल पॉसिबिलिटी नहीं है, कॉम्प्लेक्सेस दिखते हैं। बिटेंट्स में उन्हीं कॉम्प्लेक्सेस को इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में वर्क कराते हैं। बिटेंट्स का जनरलाइज फार्मूला आसानी से बन सकता है, इजीली बन सकता है। क्वांटम जितनी इतनी कृत्रिम वो चाहिए नहीं बुद्धि कि हमें
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए। रिलेटिवली हम जो कंपोनेंट बिट्स की फॉर्म में बना है 0 1 की में, उसी को 0 1 और 1 आयोटा और 0 आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 4 टाइप्स ऑफ बिट्स। ठीक है, 0 आयोटा वो नेगेटिव आयोटा हो गया, जो कि कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल्स में इल्यूजन्स को रिलेटेड कर रहा है, क्योंकि 0 इल्यूजन को रिलेटेड करता है। 1 वो ट्रू या रियलिटी को रिलेटेड करता है, जो कि 1 आयोटा में पॉजिटिव आयोटा को दिखाएगा। ठीक है, तो 4 टाइप्स ऑफ बिटेंट्स हो जाती है। तो बिटेंट्स में मैं ये बात करना चाह रहा था कि बिटेंट्स में जैसे मैंने 4 कंपोनेंट्स बताए थे, जो 4 कंपोनेंट में मैंने बताई थी कि एक तो हो गया, नाम भी बढ़िया मिल गया, कि एक तो हो गया 1, एक हो गया 0, एक हो गया 1 आयोटा, ठीक है, एक हो गया 0 आयोटा। तो ये हो गया पॉजिटिव, रियलिटी, ये कॉम्प्लेक्सेस हो गए, ये रियल्स हो गए। ठीक है, सिंपली बिट्स हो गए। ठीक है, टाइम के सिमल्टेनियसली है, एनालॉग है, तो ये बिटेंट्स कहला गया। ठीक है, 0 आयोटा नेगेटिव इल्यूजन कहलाएगा, इल्यूजन। ठीक है, सिंपली सी बात है। बिटेंट्स का मतलब ये है, कोई कैपेसिटर है, चार्ज 1, डिस्चार्ज 0, एक्सपेक्टेड वैल्यू, मान लो एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मान लो नंबर ऑफ कैपेसिटर, यदि चार्ज है तो ये हो गया 1 आयोटा। यदि इस एक्सपेक्टेड वैल्यू से ओवर द एक्सपेक्टेड वैल्यू, या एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं क्रॉस कर रहे और नॉट टेंड टू एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो मैं इसे कहूँगा 0 आयोटा। मान लो मैंने कंसिडर करा कि 5 कैपेसिटर का चार्ज है, तो 1 आयोटा का सीक्वेंस हमें दे। ये पैरेलल ही है, मतलब वर्टिकल है, ना कि हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल्स में हम ऐसे सीक्वेंस की बात करेंगे कि एक ट्रांजैक्शन से दूसरी ट्रांजैक्शन, तो बिट्स के पैटर्न्स बनेंगे स्क्रैचिंग के फॉर्म में, डायमेंशनली। वर्टिकल में एक ही सीक्वेंस गिना जाएगा। तो मैंने एक कंपोनेंट में अगर 5 कैपेसिटर का वो लगाया, यदि 5 के 5 चार्ज है, तो डैट मीन मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरा 1 आयोटा के सीक्वेंस बन गया। इफ़ एक चार्ज है, एक डिस्चार्ज है, कोई आगे सिग्नल गया ही नहीं, तो देन मैं कह सकता हूँ कि मेरा 1 या 0 होगा, चार्ज या डिस्चार्ज। यदि एक्सपेक्टेड वैल्यू 5 से 4 3 2 तक डिस्चार्ज हुआ, या 5 से ऊपर 6 7 8 को डिस्चार्ज हुआ, या चार्ज रहा, तो मैं कहूँगा ना तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू कैच कर रहा, ना ये एक कैपेसिटर में चार्ज या डिस्चार्ज है, तो मैं इसे कहूँगा कि भाई ये 0 आयोटा है। ये हो गया कंटिन्यूस एनालॉग। टाइम की सिमल्टेनियसली चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक कंपोनेंट ये चल रहा है और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी चलेगा। वर्टिकल कंपोनेंट में मैं पैरेलली कैपेसिटर्स को कनेक्ट रखूँगा। कैपेसिटर्स जरूरी नहीं है, और भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं। मेनली मुझे ये कैपेसिटर्स पे ध्यान आया था, ये चीज़ें कैपेसिटर की फंक्शनिंग को देखकर, तो मैंने उधर से बनाया था। पैरेलली कैपेसिटर्स में मैंने कहा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू n 3, यदि 3 से लेस देन मतलब ये हो सकता है कि अगर n = 1 पे ये चार्ज है डिस्चार्ज है, तो 0 1, चार्ज है या डिस्चार्ज है तो 0 1, 1 and 0 बिट। ठीक है, बिट्स की फॉर्म में चला। जब ये n = 3 पे है, तो मैंने कहा ये 1 आयोटा। मैंने कहा अगर ये n से ग्रेटर ये वो है, मतलब इनइक्वलिटी में, इनइक्वलिटी मतलब कि सिमिलरेंस में 3 के, या आगे पीछे कि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी आती है, n = 3 या n > 3, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे 0 आयोटा है। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू तक गया करंट तो ठीक है, नहीं गया तो ठीक है। तो यहाँ भी मैं एक चीज़ कंपोनेंट करूँगा, मैं करंट की वोल्टेज को परमानेंटली करूँगा।
मुझे पता है वोल्टेज किस जगह जाके रुकेगी, वोल्टेज में जो फ्लक्चुएसन आएगी उसके बेस पर जीरो आयोटा फोर्स कैलकुलेशन तय होएगी। ठीक है, तो ये है वर्टिकल वर्टिकल। पर इसी वर्टिकल लाइंस को मैं जब नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस पे जोड़ूंगा, वर्टिकल लाइंस को नंबर ऑफ पैरेलल लाइन पे जोड़ूंगा, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल। ये बनाएगा मेरा, और ये कर रहा है मेरा डायमेंशंस मेक मतलब कैसे मेमोरी मेक होएगी, मेमोरेबल मेक होएगी। ये मेमोरेबल है, ठीक है। वो है सीपीयू, ये है प्रोसेसिंग यूनिट, ये है मेमोरेबल यूनिट। ठीक है, पूरा कंप्यूटर वर्ल्ड 5 डायमेंशंस पर वर्क करता है, इससे ज़्यादा डायमेंशंस पर वर्क नहीं कर सकता। मैं जो थिंकिंग करता हूँ 4th एंड 5th डायमेंशन पर करता हूँ, इसलिए मेरी मेमोरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरी मेमोरी लैक हो जाती है, क्योंकि मैं कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल्स पर लर्निंग करता हूँ, कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल्स लिखता हूँ, कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल बोल देता हूँ, तो इस कारण से मेरी मेमोरी नहीं बन पाती। 5 डायमेंशन, ओनली 5 डायमेंशंस इन कंप्यूटर वर्ल्ड। क्या है ये 5 डायमेंशन? फर्स्ट डायमेंशन जैसे कि 0-1 की बिट की कोड इंस्ट्रक्शंस, कोई चीज़ है नहीं है या नहीं है या नहीं है। ठीक है, तो 0 एंड 1 बाइनरी सिस्टम, ऑफ कंपोनेंट की बाइनरी सिस्टम। सेकेंड डायमेंशन में हो गया आइडेंटिकल मतलब कि मेमोरेबल सिस्टम ऑफ कंपोनेंट। मैंने कोई बनाया कि भाई 8 बिट का 8 नंबर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस का एक पर्टिकुलर पैटर्न बनेगा, वो पैटर्न मुझे समझ में आएगा क्या है। फिर मैंने कहा मिलियंस ऑफ बिट्स का मतलब 1 MB बनेगी। मैंने कहा 1024 बिट्स का, तो मुझे पता चला 0 से 1, 1 से 0, 1 से 0, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती चल रही है। ठीक है, 2 की पावर में बढ़ रही है। तो ये जब वर्टिकली बढ़ रही है, यहाँ पे फर्स्ट डायमेंशन में मैंने वर्टिकल में बात करी थी, सॉरी, यहाँ मैं हॉरिजॉन्टल पे बात कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल मतलब कि मेमोरेबल है ये। ठीक है, वर्टिकल वर्टिकल में मैंने एक प्रोसेसिंग यूनिट की बात करी थी, बाइनरी कोड 0 या 1 की बिट्स पे कोड चलेगा। ठीक है, सेकेंड डायमेंशन में मैंने हॉरिजॉन्टली बात करी कि पैरेलली भी चल सकता है। पैरेलली मतलब कि पैरेलली चीज़ें टाइम पर डिनोटेट करेगी, पैरेलली सिमुलेट टू टाइम, इन टाइम में सिमुलेट करेगी। एक प्रोसेसिंग यूनिट गई, देन वो सिग्नल भेजेगी दूसरे प्रोसेसिंग यूनिट को, दूसरा बढ़ेगा तीसरे में। तो ये जो डिस्चार्जिंग वैल्यूज निकलेगी, यहाँ पे मान लो n=2 निकला, या n=3 निकला, n=2 निकला, n=3 निकला, तो यहाँ में समझ में आ रहा है कि हम इन्फिनाइट नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्वांटम से ज़्यादा पावरफुल है बिटेंट्स, क्यूबिट से ज़्यादा पावरफुल है बिटेंट्स। क्यूबिट में आप ज़्यादातर 0 से 1 के बीच में 0.12345। मैं कहता हूँ इंटर डायमेंशनली सोचो ना, बिटेंट्स पे काम करो। बिटेंट्स में आपको आसानी से ईजिली बना लोगे, ईजिली उसको बिल्ड कर लोगे। ईजिली बिल्ड करने का मतलब ये है, अगर बिटेंट्स की बात करो तो बिटेंट्स वो फंक्शंस हैं जो कि 0 से 1 में भी इन्फिनाइट है, सेकेंड डायमेंशनली में 1 से इन्फिनाइट तक भी इन्फिनाइट है, और फिर इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट है। इसे हम बनाने के लिए सिंपली ये है, अगर हमें और डायमेंशन जोड़ने हैं तो पूरे इन्वायरमेंट को ही ले लो, एक एक पार्टिकल की इकाई को प्रोसेसिंग यूनिट बना दो। जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से इंटरकनेक्टेड ओरिएंटेड रहेगा, देन मतलब यहाँ समझ लो वर्टिकल्स वो बनेंगे, सॉरी हॉरिजॉन्टल्स बनेंगे। हॉरिजॉन्टल्स मतलब कि एक में सिग्नल जाएगा तो यहाँ पे मेमोरी बनेगी, फिर दूसरे में मेमोरेबल। तो मेमोरेबल मतलब कि ट्रांसफरिंग होना। मेरे लिए फ़ायदा है वीडियो में क्या है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं उसको रिकॉर्ड करके वापस लिख सकता हूँ, अगर कुछ भूल भी गया तो यहाँ लिखना। थर्ड डायमेंशन में आपका आ गया जैसे कि लैंग्वेज या सेंसेबल लॉजिकल डायमेंशंस। देखो
फर्स्ट डायमेंशन जो था वो था लॉजिक, 0 और 1। सेकेंड डायमेंशन अपने आप में एक डायमेंशन था, हॉरिजेंटल्स, डायमेंशनेबल। और हाँ, नेचर आपका लॉजिकल डायमेंशन कहलाता है, सीधी बात है। तो थर्ड डायमेंशन आपका आ गया लॉजिकल डायमेंशंस। लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, तो यहाँ आ गया आपका DSA, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सिस्टम ऑफ कंपोनेंट। 5 तरह के कंपोनेंट्स बात करूँगा। फोर्थ डायमेंशन आ गया आपका ओवरऑल ग्लोब्स। ग्लोब्स मतलब कि अपने आप में एक फुल कंपोनेंट्स, जैसे कि मान लो फ्रंट एंड, बैक एंड, दोनों को बना के वेब बना दिया, वेब मेक कर दिया। तो जब वेब मैक्स होएगी, वेब्स बिल्ट होएगी, मायाएँ बनेगी। माया मतलब कि जाल, जहाँ जाले बुने जाएंगे, जहाँ चीज़ों को रियलिटी से कुछ और दिखा दिया जाएगा, या पीछे कुछ और प्रक्रिया चल रही है, सामने कुछ और प्रस्तुत कर दिया जाएगा। ये चीज़ें जहाँ रियल मैथमेटिक्स अप्लाइड होएगी, जहाँ कॉम्प्लेक्सिस वर्क होएगी, अप्लाइड होगी, कॉम्प्लेक्सिस वर्क करेगी या एंट्री मारेगा कॉम्प्लेक्सिस पहली बार। ये चीज़ें वेब ऑपरेटिंग, ठीक है, ब्लॉग्स बनाना, पूरा सोशल मीडिया मेक करना, ठीक है किसी भी चीज़ को कंपनी द्वारा, कंपनी मतलब कि एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति वर्क नहीं कर रहा, लार्ज अमाउंट में व्यक्ति पीपल्स इस पर वर्क कर रहे हैं। जैसे कह सकते हैं हम लार्ज अमाउंट में डेटा को बेस्ट बनाना, प्रोडक्टिव बनाना। तो यहाँ पे प्रोडक्टिव बाय कंपनी, कंपनी द्वारा प्रोडक्टिव बनाना। कंपनी मतलब कि पॉली पर्सन्स या पॉली एक्सपर्ट्स या एक्सपर्ट्स। एक एक्सपर्ट किसी चीज़ पर वर्क नहीं कर रहा, 10 एक्सपर्ट मिलके एक चीज़ पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रियल मैथमेटिक्स होगी या कॉम्प्लेक्सिस वर्क होगा, या सिंगल व्यक्ति वर्क नहीं करता। ये हो गया 4 डायमेंशन। यहीं पे रिवर्स इंजीनियरिंग भी आ जाएगी, ठीक है, जो टाइम के अंदर चलता है। ये 4 डायमेंशंस तक जो चलता है, ये टाइम के अंदर चलता है, टाइम के अंदर, मतलब इनकी मेमोरी बनती है, इनकी मेमोरी बिल्ट हो पाती है। अब मेरे में क्या गलती है, मेरी मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, बल्कि मैं इतना इंटेलिजेंट होने के बाद भी, क्योंकि मैं थिंकिंग करता हूँ 5th डायमेंशन में, जो टाइम के ओवरलैप चलता है। टाइम के ओवरलैप मतलब मैं अपने आप में एक सिमुलेशन हूँ, मतलब मैं जो चीज़ लाऊंगा, जो चीज़ मैं बनाऊंगा, जब भी तो मैं कहता हूँ मैंने जो चीज़ बना दी, देन मुझे नेचर में परस्यू हो रही है। मैं कह रहा हूँ ये तो मैं पहले बना चुका, ये मुझे अब क्यों दिख रही है। यही चीज़ है कि मैं अपने आप में एक सिमुलेशन हूँ। मैं जो चीज़ क्रिएट करूँगा वो चीज़ मुझे दिखेगी। मैं एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, मेरे पे क्वालिटी है नई चीज़ बनाने की। तो उसकी जब तक कोई चीज़ बनी नहीं है, कोई डेटा बना, स्ट्रक्चर बना ही नहीं है जिसमें वो डेटा स्टोर हो, तो वो डेटा कहाँ स्टोर होगा, कहीं स्टोर नहीं होगा। वो डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, मतलब नॉन एग्जिस्टेंस चीज़ें हो जाएगी। नॉन एग्जिस्टेंस मतलब जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसकी कोई मेमोरी वर्क ही नहीं करती। या तो 5th डायमेंशन वो कंपोनेंट हो गया, जैसे क्वांटम्स। क्वांटम्स में कई सारी चीज़ें ऐसी बनती है। क्वांटम्स में जब आप डीपली में चले जाते हैं, तो डीपली क्वांटम्स में देखो कंपोनेंट, क्वांटम्स के कंपोनेंट्स हम बात करते हैं 4, मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा है। आप एक एग्जैक्ट पार्टिकल की पॉइंट्स की स्टडी जब करते हो ना, तो कितना कर सकता हूँ, कितना थिंकिंग लगा सकता हूँ। सिंपली नॉर्मली मैं कहता हूँ उससे अनडिफाइन लगा सकता हूँ। मैं कहता हूँ इनलॉजिकल डायमेंशंस पर वर्क होगी। इनलॉजिकल डायमेंशन मतलब क्वांटम्स वो चीज़ें बताएंगे जो प्रकृति नहीं बता सकती। इनलॉजिकल चीज़ें क्वांटम मुझे बताएगी सिमुलेशन को, कि क्या मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ, कैसे मेरा पर्सपेक्टिव निर्भर करता है क्वांटम्स में। मैंने कही कि मेमोरेबल टाइम, वो टाइमलाइन टेक्लोसन में, कि टाइमलाइन टेक्लोसन में कि आप पीछे गए, पीछे से आए, आपने देखा पीछे वाली टाइमलाइन बनी ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि वो नॉट एग्जिस्ट होने के कारण, केवल हमारे वहाँ पे प्रस्तुत होने के कारण, हमारे वहाँ पे रहने के कारण वो थी, जब तक एग्जिस्ट में थी। जैसे ही हम अपनी वापस आए तो वहाँ कोई रियल ऑब्जेक्ट था ही नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई। वापस जब हम पीछे गए तो हमें समझ में आया कि वो कंपोनेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। देन वो वापस हमारे प्रेजेंट से चालू हुआ है, प्रेजेंट से टाइमलाइन क्रिएट हुई है, मतलब एक पर्टिकुलर डायमेंशन जो बना केवल तब तक बना रहा जब तक हम एग्जिस्ट थे।
हम रियल ऑब्जेक्ट थे वहाँ पे। जैसे हम चले गए तो रियल कॉम्प्लेक्स नॉन रियल कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया, मतलब वो टाइमलाइन या डायमेंशन ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो गया। दैन जब हम दोबारा आए, बीच की टाइमलाइन में आए या उसी टाइमलाइन में आए, तो हमें समझ में आया कि वापस हमारी जो रियल डायमेंशन है उधर से ही नॉन रियल एग्जिस्टेंस डायमेंशन क्रिएट हुआ है। मतलब नॉन रियल डायमेंशन एग्जिस्टेंस नहीं करता, ओवरलैप टाइम के है, ये टाइम के सिमुलेट चलता है। कौन टर्म्स टाइम के सिमुलेट, नॉट इन टाइम चलता है। कौन टर्म्स सिमुलेशंस, ठीक है। इनलॉजिकल फंक्शंस, वो इनलॉजिकल डायमेंशंस, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सेस। मैं इनमें सोचता हूँ, जब भी मैं सब चीज़ें अलग अलग बता देता हूँ। मेरी मेमोरी नहीं बन सकती जब तक मैं फिफ्थ डायमेंशन पर सोचो। सबसे बढ़िया यही है, अपना फोर्थ या थर्ड डायमेंशन पर सोचो, किसी पर्टिकुलर चीज़ पर वर्क करो। कंप्यूटर लाऊंगा, कंप्यूटर ला के उसमें चीज़ें बनाऊंगा, तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी कि कैसे सोचना है, थिंकिंग करनी है। क्योंकि लॉजिकल सोचूंगा तो जो बनाऊंगा वही बिकेगा, जो दिखेगा वही बिकेगा। और अगर कल्पनाएँ बनाता रहूँगा तो कल्पनाएँ नहीं चलेगी। फिफ्थ डायमेंशन में कल्पनाएँ चलती है आपकी। फिफ्थ डायमेंशन आपका ब्रेन भी हो जाता है, माइंड भी हो जाता है, माइंड भी, ठीक है। क्या कंप्यूटर वर्ल्ड फिफ्थ डायमेंशन चलते हैं, या कंप्यूटर वर्ल्ड में आपका क्वांटम कंप्यूटर चलता है, ना कि सुपर कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर फोर्थ डायमेंशन में आपका सुपर कंप्यूटर चलता है। क्वांटम कंप्यूटर को और बेसिक बढ़िया बनाया जा सकता है कि फर्स्ट डायमेंशन पे वर्क करे, बिटेंट्स ला दे, बिट्स की जगह क्यूबिट्स की जगह बिटेंट्स ला दे। अब तक मानव सभ्यता ढूंढी है बिट्स और क्यूबिट्स को। मैं कहता हूँ बिटेंट्स को ले लो एक बार, तो बिटेंट्स वो चीज़ें क्रिएट कर देगी जो चीज़ आपने सोची नहीं होगी। ये समझ लो आज के टाइम पे जो सुपर कंप्यूटर वर्क कर रहा है, सुपर कंप्यूटर या क्वांटम कंप्यूटर भी आप बना लोगे, और क्वांटम कंप्यूटर को भी अगर एक सिटी में भी बना दोगे ना, मैं कहता हूँ एक बिटेंट छोटी सी चिप में काम कर जाएगा, छोटी सी चिप में बहुत एक्सप्लोरिंग काम करेगा। क्योंकि बिटेंट्स में हम ये जानेंगे, तो बिटेंट्स बनाने के लिए भी उस मतलब जो आज के प्रोसेसिंग यूनिट है उससे भी 1000 गुना या 10,000 लाख गुना और नैनो पार्टिकल्स में जाना पड़ेगा, इतने डीप स्केल्स में। जब क्योंकि वर्टिकल्स कंपोनेंट कनेक्ट होएंगे ना, वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब है चार्ज डिस्चार्ज का मतलब ये है वर्टिकल्स में कनेक्ट होकर पैरेलली चलेगी, एक से जाके ख़त्म हो गया दूसरे पैरेलल में जाके कनेक्टेड होगा, फिर तीसरे में, ऐसे कंपोनेंट्स काम करेंगे। तो ऐसे चैम्बर्स की फॉर्म में काम करेंगे। जैसे सुपर कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, एक सीपीयू दूसरा सीपीयू तीसरा सीपीयू, तो एक सीपीयू की प्रोसेसिंग खत्म हुई, देन दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पाँचवीं की। वैसे तो पैरेलली कनेक्ट होते हैं कि सारों में एक संग कनेक्ट करना, वो भी कर सकता हूँ बिटेंट्स में। बिटेंट्स में दोनों ऑप्शन मिलते हैं, या तो एक से जाके दूसरे पे कि पहले की प्रोसेसिंग हो गई, देन सेकंड में, थर्ड। इससे क्या होता है, क्लियरेंस मिलती है। यदि बिटेंट्स में 2 तरीके से सिमुलेट करा जा सकता है, 2 बेसिस ऑफ सिमुलेशन। एक करा जा सकता है सीरियल्स वाइज क्लियरेंस मिलेगी, क्लियरेंस एक कंप्लीट होगा, देन सेकंड में प्रॉपरली वर्क करेगा, उसे डायरेक्शन पता चलेगी कि मैं इतना कर चुका हूँ तो मैं दूसरी प्रोसेसिंग करूँ, ठीक है। तो यहाँ क्लियरेंस कोड जनरेट होगा। एक होगा पैरेलली, पैरेलली का मतलब यह है साथ में, एक साथ, सिमल्टेनियसली। तो यहाँ पे क्या होगी, क्लियरेंस नहीं पैदा होगी, यहाँ एब्स्ट्रैक्ट पैदा होगा। एब्स्ट्रैक्ट मतलब प्योर, प्योर पैदा होगा, कोई क्लियरेंस नहीं होगी। क्लियरेंस कैसे बोलो, मेरे पे नंबर है 10, मैंने कहा मुझे 10 नंबर्स चाहिए, पर 10 के 10 नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए। बताओ मेरी कितने नंबर्स की सीरीज़ बनेगी। मैंने देखा यार 1 3 4 5 6 7 8 9 10 समाप्त। क्या अलग तरीके से कंपोनेंट, मतलब एक टाइम पे तो मैं सिर्फ 10 ही नंबर से वो कर सकता हूँ। ये हो गया सीरियल वाइज। मैंने पैरेलली कहा कि मेरे लिए कोड जनरेट करो और उस कोड में आइडेंटिकली डालो कि मुझे 10 नंबर्स में डिजिट चाहिए,
पर वो रिपीट हो सकती है। 1 1 1 2 3 4 5 1 1। क्या ये पैरेलली? यहाँ क्लियरेंस है कोड की? नहीं, क्लियरेंस नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्स रिपीट कर रहे हैं। एलिमेंट्स रिपीट कर रहे हैं तो क्लियरेंस नहीं, एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी बन गई, हमें उसे याद रखना पड़ेगा पासवर्ड को। बट जब हम क्लियरेंस में बात कर रहे हैं तो हमें वो पासवर्ड याद नहीं करने की ज़रूरत है, वो पासवर्ड हमें पता है ज़्यादा ज़्यादा यही होगा। तो इसका एड्रेस कभी डिलीट नहीं हो सकता, सीरियल का एड्रेस कभी डिलीट नहीं हो सकता। सीरियल का एड्रेस कभी डिलीट नहीं होगा, डिलीट नहीं हो सकता, कहीं से भी बनाया जा सकता है, यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल। पैरेलल मल्टीवर्स कहलाता है, मल्टीवर्सल है। मल्टीवर्सल मतलब डेटा की एड्रेस लोकेशन चेंज हो सकती है, एड्रेस लोकेशन चेंज हो सकती है। सीरियल मेमोरेबल है, मेमोरेबल मतलब कि याद रहता है। पैरेलल नॉन मेमोरेबल है, याद नहीं रहता। वैसे जितना भी मैंने बताना था वो बता दिया। मैं बता रहा था, मैंने एक बार एंटरप्रेन्योरिंग में बताई थी ये चार ही चीज़ें। मनी टाइम मैनेजमेंट, टाइम एनालिसिस में मैं बता सकता हूँ। वो आइडिया, ओरिएंटेशन, ऑपरेट, मैनेजमेंट, ठीक है ना। आइडिया मतलब जो भी इनपुट दे रहे हैं हम, जो भी चीज़ें हमें वो दे रही है। ओरिएंटेशन मतलब कि जो भी हम दिखा रहे हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग मतलब वो प्रोसेस, सीपीयू, प्रोसेसिंग यूनिट। और मैनेजमेंट मतलब वो टाइम या डेप्लॉइंग, ये क्या बोलते हैं, जो चीज़ मेमोरेबल है, ठीक है। आइडिया इनपुट, ओरिएंटेशन आउटपुट, ऑपरेट प्रोसेसिंग यूनिट, मैनेजमेंट मेमोरेबल टाइमलाइन, ठीक है। और आगे आ जाओ। मैंने चार चीज़ों पर बात करी थी। फर्स्ट प्रोडक्टिविटी या डिसिप्लिन, सेकंड मनी डायमेंशंस, थर्ड लॉजिकल डायमेंशन। मेरे सारे लॉजिक डायमेंशनली कनेक्टेड रहते हैं। और फोर्थ प्रोडक्टिविटी स्किल्स या माइंडसेट। प्रोडक्टिविटी स्किल्स या माइंडसेट मान लो वो सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट होगी जो अलग ही चल रही है, जिसकी कोई कैलकुलेशन या कोई वो नहीं बन रही, ठीक है। लॉजिकल डायमेंशंस वो नेचुरल होगी जो मेमोरेबल है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी या डिसिप्लिन और मनी डायमेंशंस वो हो गए, मनी डायमेंशंस हो गए क्या आपकी प्रक्रिया रहेगी, क्या इनपुट रहेगा। और प्रोडक्टिविटी या डिसिप्लिन हो गया, अनुशासन या संयम हो गए या नियम हो गए, आपका क्या बोलते हैं, आउटपुट, ठीक है। क्यों? जब आप मनी मैनेजमेंट रहोगे या डायमेंशनली आप जो कर रहे हो वो करते रहोगे, तो इनपुट्स के बेसिस पर आपका प्रोडक्टिविटी दिखेगा, आपका डिसिप्लिन दिखेगा। जब आप प्रोडक्टिविटी स्किल्स अप्लाई करोगे देन आप प्रोडक्टिव रहोगे, मतलब कि आप प्रोसेसिंग यूनिट करोगे तभी आपको आउटपुट मिलेगा। जब आप प्रोडक्टिविटी स्किल करोगे, प्रोडक्टिव हो जाओगे, डिसिप्लिन हो जाओगे, तो डिसिप्लिन के बाद वापस अपने आप को मैनेजमेंट करने के लिए या वापस अपने आप को डायमेंशनलाइज चेंज करने के लिए आपको एक मेमोरी चाहिए होगी, लॉजिकल डायमेंशन चाहिए होगा। सिंपली सी वही बात है जो मैंने पहले लिख दी थी। डेटा इस वीडियो में पर्याप्त है, तो इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर मुझे डेटा चाहिए होगा तो मैं अपना इसी वीडियो से उठा लूँगा देखकर।